हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो क्वेश्चन नंबर 26, कल तक हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आज आगे चलते हैं। बिहाग को बिहांगड़ा से अलग करने वाले स्वर को इंगित कीजिए। ए रे शुद्ध, बी म शुद्ध, सी नी कोमल या डी ग शुद्ध। तो इसका सही आंसर है सी नी कोमल। कैसे, ये देखते हैं। बिहाग को बिहांगड़ा से अलग करने के लिए बिहांगड़ा में दोनों नी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही नी का प्रयोग होता है, शुद्ध नी का बिहाग में, और इसमें कोमल नी का भी प्रयोग होता है। बिहाग विलावल ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व संपूर्ण, वादी ग संवादी नी, गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। बिहांगड़ा विलावल ठाट का राग है। जाति इसकी सार्व संपूर्ण है। वादी म संवादी सा, इन इसमें दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। ठीक है, तो इसका नी होगा, नी कोमल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किन रागों में नी ध नी सा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है। ए मियाँ की सारंग, दो मियाँ मल्हार, सी बहार या डी सूर मल्हार। तो सही आंसर है इसका, ये ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है ए 4, फिर बी में है 1 2 3, सी में है 2 3 4 और डी में है 1 2 4। तो इसका सही आंसर है बी 1 2 3, मियाँ मियाँ की सारंग और मियाँ मल्हार और बहार। चलो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। निधा निसा स्वरावली का प्रयोग मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, बहार आदि रागों में होता है, जबकि सूर मल्हार में नी कोमल ध म प स्वर की संगति होती है। सूर मल्हार काफी ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व साड़व, वादी म संवादी सा, इसमें दोनों नी का प्रयोग होता है। गायन समय वर्षा ऋतु है। मियाँ की सारंग काफी ठाट से, मियाँ मल्हार काफी ठाट से, बहार काफी ठाट का राग है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए अनूप संगीत रत्नाकर, 2 स्वर मील कलानिधि, 3 राग तत्व विबोध या 4 बृहदेशी। ये इसका कुट दे रखे हैं, देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है बी। आपको पता है कि चौथा पहले है, बृहदेशी मतंग जी ने लिखी है, और उसके स्वर मील कलानिधि रामात्य ने लिखी है, आएगा। उसके बाद ये बाद के राग है। तो एक आएगा अनूप संगीत रत्नाकर और फिर राग तत्व विबोध। आगे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बृहदेशी ग्रंथ 8वीं शताब्दी, स्वर मील कलानिधि 1550 ईस्वी। बृहदेशी का ये पूर्ण रूप से 8वीं शताब्दी नहीं माना जाता वैसे, लेकिन यहाँ पे 8वीं शताब्दी है, और कुछ बुक में अलग भी 7वीं भी दे रखी है, लेकिन बृहदेशी का 8वीं भी दिया हुआ है, कुछ में 7 दे रखा है। और स्वरमिल कलानिधि 550 ईस्वी में अनूप संगीत रत्नाकर का भाव भट्ट द्वारा 16वीं शताब्दी में अनूप संगीत रत्नाकर भाव भट्ट द्वारा 16वीं शताब्दी में, और राग तत्व विबोध 18वीं शताब्दी में श्रीनिवास कृत लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मध्यम ग्रामिक पंचम है। षष्ठश्रुति, बी त्रिश्रुतिक, सी पंचश्रुतिक या डी चतुश्रुतिक। तो इसका सही आंसर है बी
त्रिश्रुतिक है। ठीक है, मध्यग्रामिक पंचम त्रिश्रुतिक होता है। मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर आ जाता है तथा दैवत एक श्रुति बट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि शरदग्राम में 7वीं श्रुति पे होता है और मध्यग्राम पर पंचम 16वीं श्रुति पे होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मेल प्रस्तार की सुविधा की दृष्टि से किन स्वरों को रा री तथा रू की संज्ञा दी गई? शुद्ध ऋषभ, पंचम श्रुति ऋषभ तथा चतुश्रुति ऋषभ। बी, द्वितीय श्रुति ऋषभ, शुद्ध ऋषभ तथा चतुश्रुति ऋषभ। सी, त्रिश्रुति ऋषभ, चतुश्रुति ऋषभ तथा पंचश्रुति ऋषभ। डी, शुद्ध ऋषभ, पंचम श्रुति ऋषभ तथा षडज श्रुति ऋषभ। रा री रू का संज्ञा दी गई है इन्हें। तो इसका सही आंसर है डी, शुद्ध ऋषभ, पंचम श्रुति ऋषभ और षडज श्रुति ऋषभ। ठीक है, शुद्ध रे को और पंचम श्रुति ऋषभ और षष्ठ श्रुति ऋषभ को रा, रे और रू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रा है ये तो ऋषभ हो गया, री से हो गया ये री हो गया, पंचश्रुति री ऋषभ हो गया, रू षष्ठ श्रुति ऋषभ। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। रा री रू का की संज्ञा शुद्ध ऋषभ, पंचम श्रुति ऋषभ तथा षष्ठ श्रुति ऋषभ को दी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। संगीत रत्नाकर पर किन विद्वानों द्वारा टीका लिखी गई है? ठीक है, कलिंगनाथ, केशव, सिंह भूपाल, अभिनव गुप्त। ठीक है, तो कुट दे रखे हैं आपको ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 3 4 या डी 1 2 4। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, कलिंगनाथ, सिंह भूपाल और सॉरी ए का है 1 2 3 और केशव। ठीक है, कलिंगनाथ केशव सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा है, जबकि अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा है। ये हमेशा याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अभिनव गुप्त जरूर देते हैं कि इन्होंने भी टीका लिख रखी है नाट्य शास्त्र पर, तो कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए जरूर आता है ऐसे। और कलिंगनाथ और सिंह भूपाल तो पक्का ही है, सबको पता होगा। केशव जी भी है जिन्होंने टीका लिख रखी है संगीत रत्नाकर पर। ठीक है, तो इसका होगा ए होगा इसका, कलिंगनाथ, केशव और सिंह भूपाल। आगे हम इसको भी देख लो। सिंह भूपाल ने संगीत सुधा नामक ग्रंथ 14वीं शताब्दी में टीका किया था और कलिंगनाथ ने 15वीं शताब्दी पर टीका कलानिधि के नाम से किया। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32। यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो धनी रे ग म ध स्वरावली से किन अन्य राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? ए हंस ध्वनि, बी भोपाली, सी यमन या डी वृंदावनी सारंग। तो इसका सही आंसर होगा डी, वृंदावनी सारंग होगा। आइए, राग मारवा के मंद्र ध को सा
माने तो धनी रे ग म ध स्वरावली वृंदावनी सारंग के स्वरों की प्राप्ति होगी। वृंदावनी सारंग काफी ठाट का राग है। जाति औड़ औड़ वाणी रे वादी, इसका ये वाणी नहीं है, ठीक है, ये वाणी नहीं है, ये वादी है, ठीक है। वादी रे संवादी प, इसमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है। न्यास के स्वर रे प, सा गायन समय मध्यांतर संप्रकृतिक राग सुर मल्हार यमन कल्याण ठाट का राग है। भूपाली कल्याण ठाट का राग है। हंसध्वनि बिलावल ठाट का राग है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। राग विज्ञान के लेखक हैं ओमकार ओमकारनाथ ओकारनाथ, और बी है विनायक राव, सी ललित किशोर, डी विमल कांत। इसका सही आंसर है बी, विनायक राव ने राग विज्ञान लिखा है, ठीक है। राग विज्ञान ग्रंथ के लेखक विनायक राव पटवर्धन जी हैं। भारतीय संगीत कोश विमल कांत राय चौधरी संगीतांजलि ओमकारनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि भारतीय संगीत कोश किसने लिखा है, विमलकांत राय ने लिखा है, ठीक है। और विमलकांत राय चौधरी ने लिखा है, और संगीतांजलि ओमकारनाथ ठाकुर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये एक सुमलित की करना है आपको, और यहाँ पे कुट भी आपको दे रखे हैं। तो खमाज भैरव काफी आसावरी, और यहाँ पे इसके वो दे रखे हैं, ये एक तरफ ठाट है और एक तरफ राग दे रखे हैं। नट भैरवी माया माला गौड़ हरि काम भोजी खरर पिया, ये कर्नाटक के ओर का दे रखा है। ये तो बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए हम इसे अब मिलाते हैं। ए का 3 होगा, खमाज को हरि काम भोजी कहते हैं, ठीक है। और बी का 2 होगा, बी का 2 ही है। तो भैरव का वही होगा, माया मालाव गौड़ ही होगा इसका। और सी का 4 होगा, काफी का खरहर पिया होगा। अगर आपको एक भी आता है तो हो जाएगा, जैसे काफी का आपको पता हो खरहर पिया तो आ जाएगा। आसावरी का हरि काम भोजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस आसावरी का हो जाएगा एक, आसावरी का हो जाएगा नट भैरवी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। खमाज को हरि काम भोजी कहते हैं, भैरव को माया मलाव गौड़ कहते हैं, काफी को खरहर प्रिया कहते हैं, आसावरी को नट भैरवी कहते हैं, कल्याण को कल्याणी बेलावली कहते हैं, शंकराभरण पूर्वी कामवर्धनी मारवा गमनश्री तोड़ी को सुबंतुवराली कहते हैं। तो ये दोनों तरफ का बता दिया, और एडिशनल व्यू में भी इन्होंने बता दिया। तो ये आपके हो गए 34 क्वेश्चन हो गए, 34 हो गए ना। 35 की ओर चलते हैं। ये भी आपको कुट दे रखा है इसमें, देखिए। सूची 1 में है राग दर्पण, नगमे आसफी रस कौमुदी, रागमाला। और सूची 2 में है पुंडरिक विठल, फिर श्रीकंठ, फिर मोहम्मद रज्जा, फिर फकीर उल्लाह। अब इसका देखिए और बताइए।
तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक भी आता है तो आपको आ जाएगा। अब ए तो है, और सॉरी इसको हमने मिलाया नहीं, तो चलो मिलाते हैं इसको। तो ए है इसका आंसर। ए का 4 हो जाएगा। राग दर्पण किसने? फकीरुल्लाह ने लिखी है। और बी का 3 होगा, नगमे आसफी मोहम्मद रजा ने लिखी है। और सी का 2 हो जाएगा, रस कौमुदी लिखी है, श्री कंठ ने लिखी है। और रागमाला पुंडरीक विठल ने लिखी है। ठीक है, अगर आपको ये भी याद हो रागमाला किसने लिखी है तो हो जाएगा। अगर एक ये याद है कि रस कौमुदी किसने लिखी है तो भी हो जाएगा, श्रीकंठ ने लिखी है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है, संगीत ग्रंथ राग दर्पण फकीर उल्लाह, संगीत ग्रंथ राग दर्पण फकीर उल्लाह, नगमे आसफी मोहम्मद रज्जा, रस कौमुदी श्रीकंठ और रागमाला पुंडरीक विठल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मगधी शब्द किसके प्रकार है? मागधी शब्द किसके प्रकार है? अलाप, ख्याल, प्रबंध या गीति? तो इसका सही आंसर है डी, ये गीति का प्रकार है। आइए पढ़ते हैं। मागधी गीति के प्रकार है। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार अर्धकार निर्वृता च विज्ञया गुरुवच्चत्र संधिवता। मगधी में लगने वाले समय के आधे भाग का गान पूर्ण हो जाए तो वह गीति अर्ध मागधी समझी जाती है। भरत मुनि ने गीति 4 प्रकार की मानी है, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और प्रथुला। ठीक है, गीति 4 प्रकार की उन्होंने मानी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग होता है? तो आपके ऑप्शन नीचे दे रखा है, A+0 का, या B0 A1 का, या C माइनस एंड प्लस का, या D 1 एंड प्लस का। अब पूछा क्या है इसमें? खाली का, पहले सम का और खाली का। तो पहले आप सम का देखोगे फिर खाली का। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर डी है। तो इसमें सम का जो निशान होता है ना, सम का, वो होता है ऐसे होता है। ठीक है, और जो खाली का होता है वो प्लस का होता है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए 1 और खाली के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं। रे ग ध और कोमल स्वर के लिए ग नी, तीव्र स्वर के लिए म या म, तार सप्तक के लिए सा ग म होता है। क्वेश्चन नंबर 38, संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? ठाट राग, रागांक, सी पूर्वांग उत्तरांग, या डी शुद्ध छायालंग संकीर्ण? तो आपका सही आंसर है डी। संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया? शुद्ध छायारंग और संकीर्ण का वर्गीकरण दिया गया है। आगे इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। संगीत दर्पण ग्रंथ पंडित दामोदर कृत द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ 1625 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में रागों के 3 भेद शुद्ध छायालंग और संकीर्ण के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में राग अध्याय का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? ए. भाववट के 20 मील, बी. वैकुंठमखी के 72 मील, सी. लोचन के 12 संस्थान, या डी. श्रीकंठ के 9 मील। इसका सही आंसर है बी। वैकुंठमुखी के जो 72 मील इन्होंने माने हैं, उसके आधार पर इन्होंने ठाट माने हैं। भातखंडे ने 10 ठाटों को वैकुंठमखी के 72 मील से चुने हैं। दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ पंडित वैकुंठमुखी ने सप्तक के 72 मील बनाए। वैकुंठमुखी ने सप्तक के 12 स्वरों को 2 भागों में बांटा। इसी प्रकार से भातखंडे जी ने 10 ठाट को माना है। तो इन्होंने कितना माना है? 72 को माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 39। 40, क्वेश्चन नंबर 40। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में क्या पाया जाता है? ए. रूपरेखा, विषय वस्तु, बी. तान, मध्यम, सी. स्वर रूपरेखा, या डी. मीड विषय वस्तु। तो इसका सही आंसर है ए। इसमें तो अब एक चीज देखिए, इसमें गीत की बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए इसका ए ही होगा, क्योंकि इसमें तान दे रखा है, इसमें स्वर, इसमें मीट तो हो ही नहीं सकता ये तीनों। तो इसका ए ही होगा। रूपरेखा पाया जाता है, विषय वस्तु पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इसके चित्रकला में भावों को रंगों आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मानसिकता का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें तो क्या हो गया? इसमें क्या आ गया? आपका रूपरेखा आ गया। ठीक है। मूर्तिकला, इस कला में विषय वस्तु, देखो इसमें विषय, इसमें रूपरेखा आ गया, इसमें विषय वस्तु आ गया, तो इसका आंसर ऐसा हो गया की तैयारी की जाती है। इसमें कलाकार मूर्ति बनाकर अपने भाव अभिव्यक्त करता है। पत्थर, धातु आदि को काटकर सजीव या निर्जीव पदार्थ के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं क्षेत्र काकू, राग काकू, यंत्र काकू, या स्वर काकू। तो इसका सही आंसर है सी, यंत्र काकू कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि यंत्र काकू कहलाती है। ठीक है, संगीत में जो विकार ध्वनि होती है, उत्पन्न होती है, तो उसे यंत्र काकू कहलाती है। यंत्र काकू का संबंध वाद्य से है। यंत्र काकू से अभिप्राय प्रत्येक वाद्य विशिष्ट ध्वनि से है। यंत्र का मतलब यहाँ वाद्य से है, जैसे वीणा, सितार, बांसुरी आदि की ध्वनि भिन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। तीसरे स्वर स्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं स्थाई स्वर, द्विगुण स्वर, द्वयार्ध स्वर, या डी. अर्ध स्थित स्वर। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर क्या है? डी।
तीसरे स्वर स्थान में आलाप अर्ध स्थित स्वर को प्रस्तुत करते हैं। आलाप दो प्रकार के होते हैं, अकारदी का आलाप, नोम तोम का आलाप। ठीक है, एक आकार में होता है, एक नोम तोम में होता है, तो इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, वाजिद अली शाह के दरबार में किस गान विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो आंसर है आपका, मतलब ऑप्शन है आपका ठुमरी, तराना, ध्रुपद या टप्पा। तो इसका सही आंसर है ए, ठुमरी। ठीक है, वाजिद अली शाह के दरबार में किन गण विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो वो ठुमरी है, याद रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाजिद अली शाह को ठुमरी गान विधा में लोकप्रियता प्राप्त थी। ठीक है, वाजिद अली शाह को ऐसे भी आ सकता है कौन सी गायन में लोकप्रियता प्राप्त थी, ऐसे भी आ सकता है। वाजिद अली शाह 1822 से 1877 वाजिद अली को अख्तरप्रिया नामक से अनेक संगीतज्ञ रचनाएं की। अख्तरप्रिया भी नाम से भी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि अख्तरप्रिया किसे कहते हैं। बाबुल मोरा नेहर छूट दी जाए ठुमरी वाजिद शाह के अत्यंत लोकप्रिय हुई है। तो ये भी आ सकता है, बाबुल मोरा नेहर छूटे किसकी है। क्वेश्चन नंबर 44, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख है? 21, 19, 17 या 26? तो सही आंसर है इसका बी, 19 स्वरों का है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 शुद्ध तथा 12 विकृत स्वर माने हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय होते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्त अध्यायी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में टीकाएं सिंह भोपाल ने 14वीं शताब्दी और कलिंगनाथ ने 15वीं शताब्दी में की थी। कलिंगनाथ ने हमेशा याद रखना कि 15वीं शताब्दी में की थी, और सिंह भूपाल ने सबसे पहले की 14वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ में 121 तालों का परिचय दिया गया और इसमें कितने ताल बताए गए हैं? तो 121 ताल बताए गए हैं। और विकृत स्वर 12 बताए गए हैं। टोटल 12 7 कितने हो गए? 19। क्वेश्चन नंबर 45, ध्रुपद और उसका विकार के लेखक कौन है? आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, बी ओमकारनाथ ठाकुर। अब 2 ऑप्शन उधर है, तो इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ठाकुर जयदेव सिंह और मान सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर है ए। ध्रुपद और उसका विकार आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्रुपद और उसका विकास किसने लिखा है? आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति द्वारा लिखा गया है। संगीतांजलि प्रवण भारती ओमकार नाथ ठाकुर द्वारा और गीत गोविंद ठाकुर जयदेव सिंह द्वारा मान कुतूहल मान सिंह तोमर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम श्रीनिवास के। क्वेश्चन नंबर 46, श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? संगीत सारामृत, बी संगीत समय सार, सी राग तत्व विबोध या डी राग तरंगिणी। तो इसका सही आंसर है सी
राग तत्व विबोध, ठीक है, ये श्रीनिवास ने लिखी है। राग तत्व विबोध 18वीं शताब्दी में श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। संगीत सारामृत 1783 ईस्वी में राजा तुलजेंद्र द्वारा और संगीत समय सार 13वीं ईस्वी में पार्श्वदेव द्वारा और राग तरंगिनी 15वीं शताब्दी में लोचन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाग्यकार में आवश्यक है? ए मातु और धातु, बी टप्पा और नृत्य, सी लोक संगीत और ठुमरी, डी लय और ताल। वाग्यकार में अवश्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए। मातु और धातु, पढ़ते हैं इसे। वाग्यकार में मातु और धातु के गुणों का होना आवश्यक है। प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना दोनों में प्रवीण होता था वो वाग्यकार कहलाता था। वाक अर्थात पद और गय अर्थात संगीत, इन दोनों का ज्ञाता वाग्यकार कहलाता था। इन्हें कुछ विद्वान क्रमशः मातु और धातु कहते थे। संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के 28 गुण बताए गए हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाए संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के कितने गुण बताए हैं, तो 28 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। कव्वाली गान विधा का अवतरण किसने किया? ए खुसरो खां, बी मोहम्मद शाह रंगीले, सी अमीर खुसरो या डी गोपाल नायक। तो इसका सही आंसर है सी, अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो पे मैंने वीडियो बना रखी है अच्छी खासी, और उनका पूरा डिटेल, कौन से राग उन्होंने बनाए, कौन से वाद्य उन्होंने बनाए, और पूरा डिटेल से उनकी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसको थोड़ा सा चलो एक्सप्लेन करते हैं। कव्वाली गान विधा अमीर खुसरो से संबंधित है। खुसरो जी का जन्म 1253 में हुआ और 1324 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। में उत्तर भारत के इटावा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। ठीक है, इटावा जिले में हुआ था, पटियाला गांव में हुआ था। अमीर खुसरो को ख्याल के जन्मदाता के साथ कव्वाली की आविष्कार भी माना जाता है। इनके द्वारा निर्मित राग राजगिरी, उशाक, सतप्रदा आदि है। और भी बहुत सारे हैं, ये जो इसमें इंगित नहीं है, इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप शॉर्ट में समझें। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अवयव का होना आवश्यक है? तो ए है परिशिष्ट, बी संदर्भ ग्रंथ सूची, सी रूपरेखा या डी पाद टिप्पणी। तो इसका सही आंसर है सी रूपरेखा। अब इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा। शोध कार्य शुरू करने से पहले रूपरेखा तैयार किया जाता है। आप कोई भी काम को चुन रहे हो तो उससे पहले क्या करोगे? उसकी रूपी रेखा तैयार करोगे। शोध का विषय को तैयार करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सुशीर वाद्य कौन सा है? नगाड़ा, झांझ, कामाईचा या डी नफीरी। तो इसका सही आंसर है डी नफीरी जो है वो सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य नफीरी को कहते हैं। नगाड़ा अवनद्य वाद्य के अंतर्गत, कामचाइना, कमाईचा ये भी आ जाता है, तत्ववाद्य से है। कमाईचा कौन से के अंतर्गत आता है? झांझ घन वाद्य के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 50 क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जिनको जो तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की और
डिटेल प्लस बी की कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस के लिए कर रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं चैनल से और इनको शेयर कीजिए ताकि उन सबकी हेल्प हो पाए। और हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, तो आप वहां से जाके सीधे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी कमेंट है आपका, वो आप कर सकते हैं कमेंट, जो भी पूछना है आपको वो पूछ सकते हैं। और बाकी धीरे धीरे मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।